हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जनरल स्टडी वेब सीरीज जिसमें हम बात कर रहे हैं डीएलएड से संबंधित विषयों के बारे में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हम बात करेंगे प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर यंग लर्नर्स। देखिए, हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में यूनिट नंबर 3 की हम बात कर चुके हैं और आज हम आ गए हैं यूनिट नंबर 4 पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो यंग लर्नर्स होते हैं, जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, उनके लिए हम किस प्रकार के टूल्स या फिर कह सकते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वेस होते हैं जिनसे हम बच्चों को आसानी से इंग्लिश या फिर इवन दैट कुछ भी जो चीज़ उन्हें सिखाने योग्य होती है, हम वो अच्छी एक मतलब इंटरेस्टिंग वे में कैसे सिखा सकते हैं। देखो, ये जो वीडियो है वो ना केवल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, इवन दैट जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को अच्छे से मतलब इंटरेस्टिंग वे में कुछ भी सिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इस वीडियो लेक्चर पर आगे चलें, ठीक है। देखो, यूनिट नंबर 4 प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर यंग लर्नर्स, ठीक है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन एनी एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि जो लर्निंग है, सीखने की जो प्रक्रिया है, वह कोई भी वातावरण को ग्रहण कर लेती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि आगे कह रहे हैं कि एंड इज वाइड इन स्कोप, और जो इसका स्कोप होता है बहुत बड़ा होता है। स्कोप का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम कोई भी कार्य करते हैं। स्कोप किसी एक क्षेत्र विशेष से संबंधित एरिया होता है। जैसे हम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई कहता है कि इंजीनियरिंग क्यों हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका क्षेत्र, उसका स्कोप अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम बीएससी कर रहे हैं या फिर टीचिंग कर रहे हैं क्योंकि उसका स्कोप अच्छा है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इस क्षेत्र में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उसका स्कोप अच्छा नहीं है। तो स्कोप का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम कार्य कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, किसी भी एनवायरनमेंट को अपने मतलब अपने में समेट लेती है, और उसका जो स्कोप होता है बहुत वाइड होता है, बहुत विस्तारित होता है। इसलिए लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है। द टर्म एज डिफाइंड हियर इज लिमिटेड टू फॉर्म ऑफ लर्निंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग। देखो, जो टर्म है जो यहाँ पर हमने डिफाइन की है कि जो लर्निंग की प्रक्रिया होती है वो किसी भी एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट को ग्रहण कर लेती है और उसका स्कोप बहुत वाइड होता है, जो हमने डिफाइन की है। तो वो क्या कह रहे हैं कि लिमिटेड टू फॉर्म्स, जो फॉर्म होते हैं, जो उसके रूप होते हैं कि सीखने के, वो यहाँ पर लिमिटेड बताए गए हैं। जैसे कि हम देखें कि जो लर्निंग होती है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेटिंग्स में की जा सकती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ कुछ सिंपल टूल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं जो लर्निंग से संबंधित प्रोसेस में होते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे एग्जांपल से देखेंगे यहाँ पर जिससे हम बच्चों को आसानी से और इंटरेस्टिंग वे में कुछ भी चीज़ सिखा सकते हैं, मेनली इंग्लिश और इवन दैट उनसे एजुकेशन से संबंधित जो भी विषय होते हैं उनके बारे में, ठीक है। मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, वही होती है। आगे चलने तो लिखा हुआ है कि जो लर्निंग होती है, लर्निंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग फॉर एडल्ट लर्नर्स। देखो, यहाँ पर एडल्ट लर्नर्स आया है, इसका मतलब भी यंग लर्नर्स के बिल्कुल समान ही होता है, ठीक है। हम अभी तक जो वीडियो बनाते चले आ रहे हैं और आप जो देखते आ रहे हो, उसमें हमने जो शुरुआती बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को जो डिफाइन किया था कि जो बच्चे शुरुआती समय में सीखने वाले होते हैं उनको हमने यंग लर्नर्स के रूप में जाना है, और वही लगभग लगभग क्या होता है, एडल्ट लर्नर्स भी होता है। आगे चलने तो लिखा है कि सम ऑफ विच कैन बी यूज्ड बियॉन्ड आ प्रेस्क्राइब्ड सेटिंग। देखो, वो कह रहे हैं सम ऑफ, मतलब कुछ क्या होते हैं कि विच कैन बी यूज्ड बियॉन्ड अ प्रेस्क्राइब्ड सेटिंग। वो कहते हैं हम कुछ ऐसे, मतलब बियॉन्ड का मतलब देखो यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं तब आपको लाइन समझ में आएगी। देखो, बियॉन्ड का मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हम बहुत दूर है, हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी वो उसमें क्या है, इन एडिशन है। क्या है? इन एडिशन है। हम कहते नहीं है कि इसके पीछे क्या राज है, व्हाट इज़ द, कह सकते हैं कि जो मीनिंग है कि इसके पीछे की क्या राज छुपा हुआ है। तो हमें वो जो दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी उसके साथ में क्या है, लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आपने कोई मूवी देखी होगी तो मूवी में कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है, ठीक है। तो वही रहता है कि मतलब इसके बियॉन्ड किसका हाथ है। तो बियॉन्ड का मतलब एक ऐसी चीज़ होती है जो इन एडिशन में तो होती है लेकिन बहुत दूर या फिर छुपी हुई होने के कारण वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो फिर वो क्या कह रहा है सेंटेंस में
कि सम ऑफ विच कैन बी यूज्ड बियॉन्ड अ प्रिस्क्राइब्ड सेटिंग। और देखो, जो प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है, प्रिस्क्राइब्ड का मीनिंग होता है कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हम क्या करते हैं, ऑफिशियली एडवाइस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑफिशियली एडवाइस करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो रूल्स होते हैं यदि उनको फॉलो नहीं किया गया तो क्या होगा कि उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जैसे से यदि संविधान देखा होगा, संविधान का जो मूलभूत ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यदि आप उसी को नष्ट कर दोगे तो संविधान का कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए प्रिस्क्राइब्ड सेटिंग है ना, जो मॉल जो कह सकते हैं कि जो कानूनी या फिर कह सकते हैं जो ऑफिशियली रूल्स हैं, उनको यदि फॉलो नहीं करोगे ना तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है शायद ये भी कमज़ोर पड़ जाए। आगे चलते हैं। इन दिस कनेक्शन, मतलब जो एक कनेक्शन है, पूरा जुड़ाव है, लर्निंग मटेरियल्स बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल इन फैसिलिटेटिंग लर्नर्स। वो कह रहे हैं कि जो इन कनेक्शन है, मतलब इन दिस कनेक्शन जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि लर्निंग मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल। ठीक है, तो कैसे हो जाता है कि जो लर्निंग है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको क्या करने के लिए फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब यहाँ होता हैगा सुविधाजनक पूर्ण बनाना। मतलब जो उस लर्निंग की प्रक्रिया है उसको यदि हम सुविधाजनक पूर्ण बनाएंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है वह होता है लर्निंग मटेरियल। ठीक है, आगे चलें, देखो लिखा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल। देखो, कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के क्या होते हैं, टूल होते हैं, विच फैसिलिटेट लर्निंग, जो क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं या फिर बना सकते हैं। ठीक है, द लेटर पार्ट ऑफ द पेपर विल कवर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग टूल्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्नर्स। देखो, वो कह रहे हैं कि द लेटर पार्ट ऑफ द पेपर विल कवर डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग टूल फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ लर्नर्स। मतलब वो कह रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टूल्स का यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के लर्नर्स के लिए। मतलब देखो, मान लो कि किसी को कुछ देखकर मतलब याद रहता है, किसी को सुनकर याद रहता है, किसी को कह सकते हैं कि लिखकर याद रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी क्लास में या फिर कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका माइंड अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन करता है, अलग अलग तरीके से उसे एग्री करता है, उसे लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितने भी टूल हों बच्चे के अनुसार उन टूल्स का यूज हमें करना चाहिए ताकि बच्चा कैसा क्या कर सके, आसानी से उन्हें सीख सके। आगे चलें तो देखो, लिखा हुआ कि द ट्रायंगल रिलेशनशिप्स बिटवीन लर्नर्स। हमें क्या करना चाहिए कि जो लर्नर्स होते हैं उनके बीच में हमें ट्रायंगुलर रिलेशनशिप्स मतलब जो कह सकते हैं कि बनाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि वो ट्रायंगल रिलेशनशिप्स क्या होता है। देखो, लर्निंग एंड मटेरियल्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, पहले भी हम बता चुके हैं और आगे भी यही बात आई है कि लर्निंग एंड मटेरियल इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मतलब जो मटेरियल होता है वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वन कैन क्रिएट अ लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यदि हमने एक बार जो सीखने की प्रक्रिया है उसका यदि हमने एक वातावरण तैयार कर लिया, एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया ओनली थ्रू अ बैलेंस हैंडलिंग ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स। किसके तहत, देखो, हम जो वातावरण की बात कर रहे हैं कि यदि हमने एक जो लर्निंग वाला वातावरण है उसको यदि हमने क्रिएट कर लिया, वो हम कैसे कर सकते हैं, जो आगे आने वाले तीन एलिमेंट हैं, वो तीन एलिमेंट के द्वारा हम इस वातावरण को अच्छे से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि वो कौन से तीन एलिमेंट हैं जिनके द्वारा हम इसको वातावरण को, लर्निंग प्रोसेस को हम अच्छे से मतलब कह सकते हैं कि सीख सकते हैं। देखो, पहला है रिसोर्सेज फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल्स। ठीक है, हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के मतलब लर्नर्स होते हैं उनके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज करना चाहिए। इसलिए उन्होंने बताया है कि जो पहली जो स्थिति है, कह सकते हैं कि पहला जो रूल है वो है रिसोर्सेज फॉर ऑल लर्निंग स्टाइल्स। मतलब जो सभी प्रकार के लर्निंग सीखने वाले बच्चे हैं उनके लिए पर्याप्त क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कैसे होने चाहिए, इसको उन्होंने डिस्क्राइब करके अच्छे से बताया है। उन्होंने बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल स्टूडेंट्स लर्न डिफरेंटली। क्या कह रहे हैं कि देखो, जो सिखाने वाला होता है ना उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये याद करना कि जो विद्यार्थी जो डिफरेंटली लर्निंग करने वाले होते हैं, मतलब सीखने वाले, अलग तरीके से सीखने वाले होते हैं। देखो, मेरा एक ओपिनियन ऐसा है कि क्लास में यदि कोई बच्चा नहीं सीख रहा है तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी हो सकता है कि
क्लास में केवल शायद एक ही विधि से पढ़ाया जाता है, विभिन्न प्रकार की विधियों से नहीं पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है किसी को तो समझ में आता है लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। यदि एक से अधिक विधियों के द्वारा यदि क्लास में पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि अधिकतम बच्चों को वो चीज़ समझ में आए। इसलिए होता क्या है कि जो क्लास में या फिर कह सकते हैं जो बच्चे होते हैं विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ होती हैं उनको ग्रहण करने वाले होते हैं, वही यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लर्न डिफरेंटली। ठीक है, अब वो किस प्रकार से होते हैं, पहले लिखा हुआ है कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स का मतलब होता है कि मतलब एक गत्यात्मक रूप से, मतलब एक ऐसा सीखने वाला बच्चा होता है जो सक्रिय रूप से सीखने की कोशिश करता है या फिर सीखता है सक्रिय रूप से। मतलब वो हम देखेंगे कि मतलब कुछ करेगा और कुछ उसमें एंगेज होगा या फिर कह सकते हैं कि लिखेगा, पढ़ेगा, सोचेगा, मतलब पूरी तरह से वह सक्रिय रूप से सीखेगा। ठीक है, इस प्रकार के बच्चे अच्छे भी होते हैं क्योंकि वो जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी से सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से उसमें एंगेज हो जाते हैं एक्टिविटी में। ठीक है, और जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि उनकी जो आईक्यू होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। आगे चलें तो लिखा हुआ है ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी, देखो ऑडिटरी का मतलब होता है, जैसे हम कहते नहीं है कि ऑडिटर जनरल, मतलब जो लेखाकार होता है, सामान्य लेखाकार, उसी को हम कहते हैं कि जो ऑडिटरी लर्नर्स होता है मतलब एक ऐसा लर्नर्स जो लिख कर, मतलब कह सकते हैं कि जो सुनकर, सॉरी लिख कर नहीं, जो सुनकर सुनकर क्या करे, ऑडियो ऑडियो के द्वारा क्या करे, शिक्षा को ग्रहण करे और कह सकते हैं कि सीखने की कोशिश करें। तो ऑडिटरी लर्नर्स के लिए यही इम्पोर्टेंट होता है कि उनके लिए हम क्या करें, जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं उनमें आता है म्यूज़िक आता है और कह सकते हैं कि माइक आता है, माइक्रोफोन आता है। तो उनके द्वारा हम क्या करें, ये टूल्स यदि हम उपलब्ध कराएं तो वो शायद सीख कर अच्छे हो सकते हैं। आगे चलें तो आगे लिखा हुआ है विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स क्या कैसे सीखते हैं, थ्रू सीइंग, मतलब जो विजुअल होता है, ऑडियो विजुअल होता है, जैसे टीवी होती है, लैपटॉप होता है, मोबाइल भी होता है। आज के समय में तो मोबाइल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टूल्स बन जाता है लर्निंग्स के लिए, क्योंकि उसमें आज ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाता है जो लगभग सभी प्रकार की वीडियो, ऑडियोज सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ तक हम बात करें तो फ्री में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं, वो पहला देखा हमने काइनेस्थेटिक लर्नर्स देखा, दूसरा देखा हमने ऑडिटरी लर्नर्स, तीसरा देखा विजुअल लर्नर्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये इस प्रकार के जो सीखने वाले होते हैं इनके लिए हमें विभिन्न प्रकार के टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अब ऑब्वियसली मतलब हम एक ही विधि के द्वारा सभी बच्चों को नहीं सिखा सकते, ये तो अब सबको पता चल ही गया होगा। आगे चलने तो लिखा हुआ है कि मोस्ट पीपल आर ब्लेंड ऑफ दीज लर्निंग स्टाइल। तो अधिकतर पीपल का कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं दीज लर्निंग स्टाइल्स को। इट्स इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट रिसोर्सेस। देखो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रिसोर्सेज को क्या करें, सिलेक्ट करें, उसका चयन करें, दैट विल बेनिफिट स्टूडेंट ऑफ ऑल लर्निंग स्टाइल, जो कि क्या करें सभी प्रकार के लर्निंग स्टाइल को अपने में समेटे हुए बच्चों को क्या करें, लाभ पहुंचाए। ठीक है, दैट विल बी बेनिफिट्स स्टूडेंट्स, बेनिफिट स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को क्या करें, लाभ पहुंचाए ऑफ ऑल लर्निंग स्टाइल, जो कि सभी स्टाइलों से क्या हो, भरा हुआ हो। दिस माइट मीन सेलेक्टिंग बुक्स। देखो ये कैसे हो सकता है, सिलेक्टिंग बुक्स और एजुकेशनल टॉयस विथ काइनेस्थेटिक लर्नर्स इन माइंड, म्यूजिक रिसोर्सेज विथ ऑडिटरी लर्नर्स इन माइंड। देखो वो कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं उनके लिए हम ब्लॉक्स, सेलेक्टिंग ब्लॉक्स और एजुकेशनल टॉयस कर सकते हैं। ठीक है, और जो बाद में कह सकते हैं कि जो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं उनके लिए हम म्यूजिक रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देखकर सीखने की योग्यता रखते हैं या फिर अच्छे से सीख सकते हैं, तो उनके लिए हम डीवीडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, मैप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनकी अंडरस्टैंड अच्छे से बन सके। तो हम आगे चल के इन्हीं के बारे में देखेंगे कि ऐसी वे कौन सी मेथड्स होती हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि एजुकेशनल वीडियोस आर ट्रिमेंडस रिसोर्सेज दैट मोस्ट इनटू स्टूडेंट्स एंजॉय। यहाँ पर ट्रिमेंडस आया, ट्रिमेंडस का मतलब होता है अद्भुत, मतलब वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं वो बहुत ज़्यादा ही अद्भुत होती हैं, अद्भुत रिसोर्सेज होते हैं दैट मोस्ट स्टूडेंट्स एंजॉय, जो कि अधिकतर अब बच्चे उनको देख कर क्या करते हैं, एंजॉय भी करते हैं और सीखते भी हैं। जस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओवरडू इट एंड रेल
रिले ऑन दीज टू मच, ठीक है। तो क्या करें कि जस्ट बी केयरफुल, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, नॉट टू ओवर डू, मतलब ये हमें क्या ज़्यादा ओवर नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों में लत भी लग सकती है। एंड रिले ऑन डीज टू मच, और इनको टू मच मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज नहीं करना चाहिए, और थोड़ा इन्हें क्या करना चाहिए, रिले करना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर यू वांट टू डाइवर्सिफाई दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज यू आर यूजिंग, ठीक है। रिमेंबर यू वांट टू डाइवर्सिफाई, देखो वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज कर रहे हो, विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उनका क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब यहाँ पर होता है कि विभिन्नता, विविधता कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में वही जैव विविधता आती है। ऐसे ही डाइवर्सिफाइड होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, जिससे कि जो भी लर्नर्स होता है वह अपने अनुसार क्या करे, जो रिसोर्स है उसका सिलेक्शन कर सके, ठीक है। आगे चलें तो उन्होंने कहा, एक एग्जांपल दिया है, मैनी बुक स्टोर हैव स्पेशल सेक्शंस फिल्ड विथ एजुकेटर रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे बुक स्टोर ऐसे होते हैं जहाँ पर एजुकेटर रिसोर्सेज होते हैं, कलरिंग बुक होती हैं, वर्कशीट बुक होती हैं, एक्सीलेंस रिसोर्सेज होते हैं। दीज ग्रेट बिकॉज यू कैन मेक कॉपीज ऑफ द कंटेंट एंड यूज़ द रिसोर्स बुक ओवर एंड ओवर। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी बुक्स को हम स्टोर से ला सकते हैं, और उनकी यदि कम है तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी बनाकर उनको हम बच्चों के हाथों में थमा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा अभी कि किस प्रकार हम ये जो लर्नर्स होती है उसकी प्रक्रिया को हम आसान बना सकते हैं बाय 3 मेथड्स के द्वारा, ठीक है। ये मेथड्स हमने देखी काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए, ऑडिटरी के लिए, विजुअली के लिए। तो ये पहली विधि थी। पहली विधि में 3 प्रकार के लोगों के बारे हमने जाना, बच्चों के बारे में जाना, ठीक है। अब ये दूसरी विधि यहाँ आ जाती है कि जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लोकल रिसोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।